Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 30 अप्रैल 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बेरिंग स्ट्रेट को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस का। काफ़ी सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है, लेकिन शुरुआत करेंगे अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हम लोगों ने बात की है इम्पॉर्टेंट यूरेनियम डील के बारे में। अभी इस साल 2 इम्पॉर्टेंट यूरेनियम डील भारत ने कर ली है जो काम की है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सर 2 इंपॉर्टेंट डील कौन सी है। आज से 1 महीने पहले फरवरी के मंथ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडिया और कनाडा के यूरेनियम डील के बारे में, जो स्पेसिफिकली मार्च में यहाँ पर साइन की गई थी। हमने 9 मार्च को पढ़ा था, 3 ऑफ मार्च को पढ़ा था कि भाई भारत और कनाडा के बीच में एक बड़ी यूरेनियम डील हो गई है। कनाडा अब हमको भरपूर मात्रा में यूरेनियम की सप्लाई करेगा। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। फिर हम लोगों ने दोस्तों डिस्कशन किया, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला प्रोड्यूसर है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। तो हमने अभी तो कनाडा के साथ में डील की थी, अब दोस्तों कजाकिस्तान के साथ में भी यूरेनियम को लेकर एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है 35,000 करोड़ रुपए की। इस डील के अंतर्गत अगेन भारत को यूरेनियम की भरपूर मात्रा में सप्लाई होती रहेगी। इंडिया इस यूरेनियम का करेगा क्या, क्या हमारे पास में यूरेनियम के पर्याप्त रिजर्व्स हैं या नहीं है, मैं आपको ये सारी की सारी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो इसमें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं पिछले कुछ समय पर पब्लिश हुए हैं। इंडिया सिक्योर्स $4 बिलियन कजाकिस्तान यूरेनियम डील, जो बेसिक तौर पे न्यूक्लियर पावर बैलेंस को ही पूरी तरह से चेंज करने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास में जितना ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम सप्लाई होता रहेगा, हम यूरेनियम एज अ पावर कंट्री के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय पर। तो बेसिक तौर पे मामला क्या है ये आपने समझा। किसके साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, कजाकिस्तान के साथ में। कजाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है कैजाटोम्प्रोम, जिसके साथ में एग्रीमेंट किया गया है। आपको याद हो रहा होगा कनाडा के जब हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था तो कनाडा की कंपनी थी कैमिको करके, वो यूरेनियम सप्लाई करेगी भारत को। अब कजाकिस्तान की कैजाटोम्प्रोम यहाँ पर ये सप्लाई करेगी भारत को ढेर सारा यूरेनियम। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप दिखाई जा रही है एशिया के अंदर में। इससे इंडिया ऑब्वियसली अपने एनर्जी सोर्सेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा इंडिया में ऑलरेडी ढेर सारे एनर्जी क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर हम वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात करेंगे तो जो क्रूड ऑयल हो गया, कच्चे तेल के ऊपर में जो भारत की निर्भरता है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, वो आज 88% से ज़्यादा है। वैसे ही इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रखा है कि भाई आने वाले समय पर भारत में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई क्राइसिस ना हो, क्योंकि आज इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मेजर पोर्शन दोस्तों कोयले की तरफ से आता है। यानी कोयला जलाते हैं तब बहुत सारी बिजली भारत में बनती है। फिर कोयले के बाद में हम थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में, न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी के ऊपर में। अब इसके लिए भारत को ढेर सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने होंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक नए रिएक्टर टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ चुके हैं, ये आपको याद होगा, क्योंकि भारत का जो अल्टीमेटली गोल है ना वो ये है कि 2047 तक, 2047 तक इंडिया कम से कम 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को अचीव कर चुका होगा। यानी 2047 तक भारत जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है उसमें 100 गीगावाट की जो बिजली है वो केवल और केवल न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट हो रही होगी। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो चलते हैं वो यूरेनियम और थोरियम जैसे मिनरल्स के ऊपर में चलते हैं, याद रखिएगा। इसी के लिए यहाँ पर जो यूरेनियम की ज़रूरत है भारत को, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच रहे हैं तो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं दुनिया के जो यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके साथ में डील की जाए। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने अभी करंट एग्जाम्पल कजाकिस्तान का है। भाई कजाकिस्तान भी दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है, इससे बड़ा कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं। दुनिया में जितना भी यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है उसका 40 to 43% कजाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट करता है।
ठीक है, तो इसके साथ में डील करना, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कज़ाकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई देश है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ आती हैं, ये आपको पता होगा। तो अगर हम यूरेनियम के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे तो शुरू के कम से कम 5 प्रोड्यूसर्स तो आपको दोस्तों पता होने ही चाहिए हर हाल में। जैसे फर्स्ट नंबर पे तो कम से कम यहाँ पर ये पता है कज़ाकिस्तान है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है, यूरेनियम के भंडार इसके पास में है। सेकंड पे कनाडा है, और हमने अभी दोनों के साथ में ही जो डील है वो साइन कर ली है। थर्ड आपको नामीबिया देखने को मिल जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उज़्बेकिस्तान है, 6 नंबर पे रशिया है, 7 पे नाइजर है, 8 पे चाइना है, और भारत पे यहाँ पर यूरेनियम मिलता तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन आप कहोगे फिर भी सर, अगर आप देखोगे दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1.2% प्रोडक्शन तो हम भी कर रहे हैं ना यूरेनियम का, तो कुछ तो ज़रूरत हम खुद से पूरी कर पाते होंगे। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंडिया को क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में जो यूरेनियम मिल भी रहा है, जितना ये मिल रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। तो उसमें रिफाइनिंग करने में ही उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लग जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि क्यों ना यहाँ पर कॉस्टिंग कम करके एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और जो ये यूरेनियम है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम सीधा सीधा हम लोग इंपोर्ट कर लें। ठीक है, तो हमने ये डील की हुई है, समझ रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर यह भी क्लैरिटी मिली है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इंडिया की न्यूक्लियर स्टेटस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज भारत के पास में 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो बेसिक तौर पे यूरेनियम पे काम करते हैं। और मैंने आपको बताया टारगेट क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे पास में कितनी है कैपेसिटी अचीव हो चुकी है, 8 to 10 गीगावाट्स की। तो 8 से 10 गीगावाट आज हम अपना इस न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बहुत कम है। हमारा टारगेट है 100 गीगावाट तक लेकर जाना। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम की सप्लाई इंडिया को चाहिए होगी, अगर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आगे बहुत बड़े लेवल पर पुश करना है तो। अब दोस्तों इसी आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि हम यूरेनियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो यूरेनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे अभी जो हम कज़ाकिस्तान से यूरेनियम परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, वो यूरेनियम एग्जैक्टली कौन सा यूरेनियम है, वो हम परचेज कर रहे हैं यूरेनियम कंसनट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग येलो केक भी कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम येलो कलर का यहाँ पर यह दिखाई देता है। ठीक है, तो हम नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम को परचेज कर रहे हैं कज़ाकिस्तान से, कोई एनरिच फॉर्म में नहीं परचेज किया जा रहा है, नेचुरल फॉर्म में परचेज कर रहे हैं। क्योंकि एनरिच फॉर्म में तो भाई अगर आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करोगे तो सीधा न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आप जा रहे हैं, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर एनरिचमेंट कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी के समय पर ये परचेज जो कर रहे हैं, इसमें मेन टारगेट है जो नेचुरल यूरेनियम है वो कज़ाकिस्तान से परचेज किया जाए। अब भविष्य में कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स, कि इंडिया की यहाँ पर $4 बिलियन की डील है केज़ेटोम्प्रोम के साथ में। ठीक है, बाकी हमारा टारगेट क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मामले में, इंडिया के पास में ऑलरेडी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं छोटे छोटे थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशंस आपको देने वाला हूँ पुराने वाले आर्टिकल्स के माध्यम से। ज़रा यहाँ पर ये पुराना वाला आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें आपको और भी बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं ना, इसमें इंडिया कनाडा ने मिलकर यूरेनियम को लेकर डील साइन की थी, ये वही 3 मार्च का आर्टिकल है जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ये डील भी कोई छोटी मोटी डील नहीं थी दोस्तों। अभी जो कज़ाकिस्तान के साथ में डील हुई है वो $4 बिलियन की है, लेकिन हम लोगों ने कनाडा के साथ में $1.9 बिलियन से लेकर $2.6 बिलियन का ये डील किया था, जहाँ पे हम कनाडा से बहुत सारा यूरेनियम परचेज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है ऐसा क्यों, हम कनाडा से यूरेनियम क्यों परचेज करेंगे। अब देखो, फिर उसके बाद में 3 मार्च के बाद 9 मार्च को फिर से एक एडिटोरियल पब्लिश होता है, जहाँ पर इंडिया और कनाडा के इकोनॉमिक अलाइनमेंट्स के बारे में समझाया गया, इस यूरेनियम डील को समझाया गया, कनाडा कैसे भारत के लिए एक बहुत रेलिवेंट रोल प्ले कर सकता है वो यहाँ पर समझाया गया। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हम बहुत देर से यूरेनियम गा रहे हैं, आखिरकार मामला है क्या, इंडिया को इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों पड़ गई यूरेनियम की। रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई भारत के पास में जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और जो भी यूरेनियम हमारे पास में मिल रहा है वो बहुत ही लो ग्रेड क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो इसी के लिए हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट आज हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने हैं। तो जो हमने टारगेट रखा है 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर को जनरेट करना, कैपेसिटी को अचीव करना, वो तभी हो पाएगी जब हमारे पास में इनफ यूरेनियम प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है भारत के यूरेनियम स्टॉक्स के बारे में। सर हमारे पास में जैसे हमने डिस्कस किया 1.2% फिर भी है यूरेनियम दुनिया का, इतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो आखिरकार वो यूरेनियम इंडिया में कहाँ पर है। तो एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा इंडिया के पास में आज यूरेनियम के 2 मेजर सोर्सेस नज़र आते हैं। एक तो डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी भंडार हैं। अब जब डोमेस्टिक रिजर्व्स की बात करते हैं तो आपको 2 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश। रट लेना इस बात को,
झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है जादूगुड़ा, झारखंड में फिर एक और जगह है जिसका नाम है तुरामदी, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है तुमलपल्ली। ये नाम यहाँ पर याद रखेगा, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ये जगह किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है या इन जगह का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इन जगहों में ढेर सारा यूरेनियम मिलता है। ये भारत के लिए यूरेनियम रिजर्व्स हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जैसे हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि यहाँ पे जो इंडिया के यूरेनियम की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड क्वालिटी है। तो अगर हम कंपैरिजन करना भी चाहें तो जो कनाडा का यूरेनियम है वो लगभग भारत से 10 से 100 गुना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, और वही सेम कंडीशन कजाकिस्तान के साथ में भी है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी अप्रोच जो है वो इन कंट्रीज़ की तरफ जाती है, क्योंकि अब इंडिया में एक तो क्वालिटी बहुत बेकार है उस यूरेनियम की, अब उसको माइन करने अगर हम लग गए तो उसमें खर्चा बहुत सारा आएगा, तो खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा उसको माइन करने का, जबकि यूरेनियम जो निकल कर आएगा वो इतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा। तो ये कोई ऐसा एफिशिएंट डील नहीं है हमारे लिए। इसी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को, जो ज़्यादातर सिविलियन यूरेनियम की जो ज़रूरत होती है, यानी बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम का यूज़ होता है, वो हम इम्पोर्ट्स के ज़रिए करेंगे। तो आज 75% भारत इंपोर्ट्स के जरिए अपने यूरेनियम की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी सहायता कर रही हैं, हमको यूरेनियम सप्लाई कर रही हैं? कजाकिस्तान बहुत पहले से यूरेनियम हमको बेच रहा था, फिर उज़्बेकिस्तान है, रशिया है और कनाडा है। कनाडा के साथ में तो अभी लेटेस्ट डील की है। बाकी जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया है, ये बहुत पहले से ही भारत को यूरेनियम बेच रहे हैं। ठीक है, कजाकिस्तान की कंपनी जो है कैजेटोम्प्रोम, जो हमने डिस्कस किया। कनाडा की कैमिको हो गया जिसके साथ में डील की गई है। फिर उज़्बेकिस्तान की यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन यह है इस यूरेनियम का करेंगे क्या, वो आपको पता चल चुका है। सेम चीज़ वापस से रिपीट की जा रही है कि भाई हम अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर में इस यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? तो आपको कभी भी यहाँ पर ये चीज़ें रिवाइज करनी हो, आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलिए, अब आता है अगला आर्टिकल। ये है आज का शानदार सा एडिटोरियल, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस एडिटोरियल में बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इस आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर ये जो शानदार से पीडीएफ हैं जिसमें आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी हैं और आर्टिकल से बने हुए नोट्स भी हैं, फिर आपको इन्हीं आर्टिकल के साथ साथ मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे ये एडिटोरियल है तो एडिटोरियल में भविष्य में आपका मेंस का सवाल कैसे बन सकता है, उसका मॉडल आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। लेकिन ये पीडीएफ जो हैं, जो हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डिकोड कर रहे हैं, ये वाले पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलते हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखेगा, जैसे आप ग्रुप में आओगे पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे और जो आने वाले समय पर पीडीएफ मिलने हैं वो भी सब कुछ यहाँ पर इसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। समझ रहे हैं? सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इसी ग्रुप के अंदर में। तो आपकी करंट अफेयर्स की मेजोरिटी ऑफ जो टेंशन है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल आता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये एडिटोरियल है जिसमें हम बात कर रहे हैं कार्ट बिफोर हॉर्सेस। ये जो लाइन है ना, इसका अपने आप में एक मतलब है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैलगाड़ी की हम लोग बात कर लें तो बैलगाड़ी में बैल से पहले केवल यहाँ पर वो गाड़ी ले लो लकड़ी की, तो उसे खींचेगा कौन? तो उसे खींचेगा कौन अगर आपके पास में बैल नहीं है? तो वो बैलगाड़ी बेकार है। दोनों चीज़ों को साथ में लाने की ज़रूरत है, तभी तो वो बैलगाड़ी सही तरीके से एक बड़ा सोल्यूशन बनेगी। तो वैसे ही यहाँ पर इस आर्टिकल में राइटर साहब ने डिस्कस किया है कि जो आपकी रोड्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको पहले इंप्रूव करो, उसके बाद आप ये वाली टेक्नोलॉजी लाने की बात करो जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं, V2V टेक्नोलॉजी, या फिर एक होता है V2X। ये देखिए आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया जाएगा और भारत में इन गाड़ियों के अंदर में ये टेक्नोलॉजी लगवाना होगा। जिससे क्या होगा, ये व्हीकल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हमारे कम हो पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रोड एक्सीडेंट के कुछ नंबर्स का यहाँ पे चर्चा की गई है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो V2V है ना, ये भी, इसका भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ग्रुप है। V2V के ऊपर जो आता है वो है V2X, व्हीकल टू एवरीथिंग।
तो फिर हम धीरे धीरे करके पहले V2V को लागू करेंगे और फिर उसके बाद अपने देश में V2X टेक्नोलॉजी को लागू करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक टारगेट है, गोल है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भाई पहले जो समस्या ऑलरेडी है हमारी रोड्स के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, पहले उन प्रॉब्लम्स को तो दूर कर लो, बाद में ये टेक्नोलॉजी लेकर आना। अब मामला क्या है, मैं आपको एक एक करके वो थोड़ा सा समझाता हूँ बहुत डीपली। मेन कोर इशू यह है कि इंडिया आज ना चिकन और एग वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा है जहाँ पे हमारी अब डिस्कशन यह है कि हम किस चीज़ को पहले अडॉप्ट करें। अब अनाउंसमेंट कर दिया गया कि V2V व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा जिससे भारत में रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। अब रोड एक्सीडेंट्स क्यों कम हो जाएंगे? प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखोगे तो रोड एक्सीडेंट्स फॉर एग्जांपल कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 50 से ज़्यादा डेथ हो रही है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मैटर को उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये सरकार की ड्यूटी है एक इंसान के राइट टू लाइफ की सुरक्षा करना, है ना। उसके पास में जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के थ्रू उसका प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट का रोल है। कोर्ट ने ये बात बोला और इसी चीज़ पे जोर देते हुए कोर्ट ने ये बोला कि भाई हाईवे पे जो भी प्रॉब्लम है, हाईवे पे जो भी रुकावटें हैं, उन सबको हटाओ और सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करो ताकि हम लोग यहाँ पर जो ये रोड एक्सीडेंट्स है वो देश में कम से कम कर सकें या रोड एक्सीडेंट्स हो ही ना। तो इसके लिए यहाँ पर सीधा मंत्रालय क्या कहता है, हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। और वो नई टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? एक होगी V2V और दूसरा होगा V2X। ये याद रखिएगा, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको दो फोटोज के माध्यम से समझाता हूं ये मामला है क्या। V2V की जब बात आएगी तो व्हीकल से व्हीकल आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे एक पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से, जिससे दो व्हीकल्स आगे पीछे आए बाएं जो भी दाएं बाएं चल रहे होंगे वो एक दूसरे के साथ में रियल टाइम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे कि भाई उस व्हीकल का लोकेशन क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, वो डायरेक्शन क्या ले रहा है। जिससे क्या होगा, गाड़ी में एक अलर्ट जारी रहेगा, ड्राइवर्स को अलर्ट करके रखेगा कि भाई आपके पास कितनी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें क्या स्पीड रहने वाली है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट थोड़े कम हो पाएंगे। तो V2V में आप यही मेथड देख पाओगे। जब V2V को डिवाइस को लगाया जाएगा तो वो हर एक इस तरीके से कार में होगा। अब इस वाली कार को सिग्नल दे रहा होगा कि मेरे बगल में ये कार चल रही है, सामने ये कार चल रही है, इतनी स्पीड है। इसको ये सिग्नल दे रहा होगा मेरे आगे पीछे कौन कौन सी कार चल रही है, कितनी स्पीड्स हैं। तो ये अलर्ट जारी करता रहेगा कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसकी स्पीड अचानक से कम हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी। तो वो सब के सब अलर्ट्स यहाँ पर किसके पास में जाएंगे, ड्राइवर के पास में जाएंगे। जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स को यहाँ पे रोका जा सकेगा। तो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए ही, ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए ही V2V टेक्नोलॉजी को लाने की बात की गई। फिर आपका जो दूसरा मेथड है दोस्तों वो है व्हीकल टू एवरीथिंग, जिसको हम बोलते हैं V2X। तो V2X जो है बहुत बड़ा पार्ट है। इवन जो V2V की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये V2X का ही हिस्सा है। X मतलब यहाँ पर एवरीथिंग को कंसीडर किया गया। एवरीथिंग मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस होगा जो व्हीकल को हर एक प्रकार की जानकारी देगा। ठीक है, उसके व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्नल्स वगैरह कहाँ पर हैं, है ना। कोई पैदल चल रहा है तो वो कितनी दूरी पर है, कोई दूसरी गाड़ी चल रही है वो कितनी दूरी पे है। तो ये गाड़ी के आसपास के सभी एनवायरमेंट का डिटेल शेयर कर रहा होगा व्हीकल के साथ में। ठीक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, टोल सिस्टम है, उन सब के साथ में आपकी गाड़ी कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसकी वजह से भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंप्रूव हो रहा होगा, हम एडवांस लेवल पर जा रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है, आप एडवांस लेवल पर तभी जाओगे, या ये जो V2V है आप अपने देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लागू तो तब करोगे ना जब आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अभी क्या है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंडिया में बैकएंड सिस्टम का एक बहुत बड़ा इशू है। हम देख पाएंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में बहुत कमज़ोर है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। रीज़न यह है, एक तो अलग से कॉस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप व्हीकल ओनर्स को कहोगे कि भाई यह वाला डिवाइस लगवा लो, तो जो ये ओनर्स हैं उन सब की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कहेंगे लो एक्स्ट्रा खर्चा और आ गया भाई। अब फिर बाद में कंपलसरी कर दोगे तो करवाना ही पड़ेगा सबको, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ड्राइवर्स, फॉर एग्जांपल जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, उनके पास में इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये कम इफेक्टिव होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं? तो ये है एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि भाई रोड सेफ्टी में ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अगर एक्सीडेंट्स को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो जगह जगह पे हाईवेज पे कुछ ऐसे काम चल रहे होते हैं या पॉट होल्स वगैरह है, जिसको आप रिड्यूस करके भी एक्सीडेंट्स को थोड़ा कम कर पाओगे। क्योंकि इंडिया के पास में अभी वैसा मैसिव पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि V2V या V2X केवल और केवल 4 व्हीलर्स के ऊपर में लागू हो सकता है।
लेकिन आज जो हमारे देश में रोड का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर टू व्हीलर्स के माध्यम से यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग दो पहिए वाली गाड़ी यूज़ कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं या नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो रहा है। तो आप V2V को लागू करोगे तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके पास में स्मार्ट रोड इकोसिस्टम नहीं है। तो पहले स्मार्ट रोड इकोसिस्टम को लेकर आया जाए, उसके बाद V2V ये जो मेथड है इसको अप्लाई किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में पुअर रोड डिज़ाइन की प्रॉब्लम है, वीक ट्रैफिक मैनेजमेंट है, स्पीड रेगुलेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो भाई V2V का फिर फायदा क्या? समझ रहे हैं? तो V2V इफेक्टिव तब होगा जब लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स भारत में इसको अडॉप्ट कर लेंगे, इसके बारे में जानकारी होगी। और जो पहले अडॉप्ट कर लेंगे, भाई मान लो अगर ये आ भी गया, जो लोग पहले खरीदेंगे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, बेनिफिट्स उनको इतने मिल ही नहीं पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शुरुआत में भी। तो वे फॉरवर्ड यही है कि भाई सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पे करो, अपने देश में ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंप्रूव करने पे करो, ठीक है। फिर उसके बाद में V2V को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और V2V को अचानक से पूरे देश में इंट्रोड्यूस मत करो, फेस वाइज इंट्रोड्यूस करो। पहले यहाँ पे लागू होगा, ठीक है, कितना सक्सेसफुल वहाँ पर इस प्लान ने अचीवमेंट्स गेन करे हैं उसको समझना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह पे लागू करना पड़ेगा। और अगर आप ये V2V टेक्नोलॉजी सबको अडॉप्ट करने के लिए कह रहे हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाए, जिससे लोग इसको अडॉप्ट तो कर सकें, नहीं तो फिर लोग इसको परचेज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये है यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड कि आप पहले ही जो चीज़ लेकर आ रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन की हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। इसी के लिए बोला गया कि इंडिया फेसेस कार्ट बिफोर हॉर्स प्रॉब्लम। तो हम अभी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ही नहीं है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करो, फिर उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही V2V है और V2X है, तो इसको याद रखिएगा। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। कभी भी भविष्य में आपको ये टॉपिक रिवाइज करने हो तो आप बहुत इजीली इनको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यह है दोस्तों आज का छोटा सा मेंस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आपके सामने ये प्रेजेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन क्या है? टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल जो सोल्यूशंस आ रहे हैं ये अकेले भारत की रोड सेफ्टी चैलेंज को सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो बेसिक तौर पे हाल ही में मंत्रालय ने V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनाउंस करा है, ये भी यहाँ पर इसी चीज़ को दर्शाता है कि भाई ये जो सोल्यूशन है ये भारत की रोड सेफ्टी चैलेंज को एड्रेस नहीं कर पाएगा अभी के लिए। इस पे आपके क्या विचार हैं, इसको थोड़ा प्रस्तुत कीजिए 250 शब्दों में। एक सुंदर सा आंसर लिख सकते हैं और आंसर लिखने के बाद मैं आपको कहाँ पे सबमिट करना है बता देता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ पर उस ग्रुप में जाओगे 77 या 78,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। अपने आंसर्स को लेकर फोटो क्लिक करके वहाँ पे सबमिट करते हैं। आप भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा हैबिट डेवलप होगा कि हाँ मैं आंसर्स लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ, समझ में आ रहा है। शुरुआत तो एटलीस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं भाई, सुबह सुबह 5:30 बजे प्रीलिम्स बूस्टर का वीडियो आ रहा है, उसमें MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाथों हाथ मेंस की भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में लेकर चल रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर में, ठीक है। तो इसलिए जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़ रहे हैं मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये एनालिसिस आपको मिलता रहे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आंसर है इसका लिखना कैसे है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ भाई इंडिया में कौन सा हाई बर्डन है रोड एक्सीडेंट्स का, तो वो रोड एक्सीडेंट्स का हाई बर्डन समझाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो V2V टेक्नोलॉजी है इसमें क्या पोटेंशियल है वो समझाएंगे। फिर इंडिया में क्या क्या लिमिटेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनक्लियर रेगुलेशन, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, ये सारे के सारे हमारे पास में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जिसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड देके कंक्लूजन देके आंसर को आप खत्म कर सकते हैं। 250 शब्दों में ही प्रिसाइजली इस आंसर को भी मॉडल करके आपके सामने प्रोवाइड करवाया गया। आपको बस खाली अच्छे से यहाँ से थोड़ा बहुत पैटर्न को समझ लेना है, क्या क्या मुझको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने इस आंसर को अटेम्प्ट करना है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर हमारे पास में एडिटोरियल है, अगेन बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्राची दत्ता जी के थ्रू यहाँ पर लिखा गया है। इस एडिटोरियल में डिस्कशन हो रहा है व्हाई डिजिटल विजिलेंटिज्म इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अब एक टर्म यहाँ पर आपके लिए जनरेट हो जाता है जो बहुत ही काम का है, वो है डिजिटल विजिलेंटिज्म। ये क्या होता है? और आज के समय पर जब बहुत सारी कोर्ट के अंदर में इसको एज अ प्रॉब्लम देख लिया जाता है, तो यहाँ पे ये कहती हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके पीछे के कुछ कारण हैं, और अगर वो आप कारण नहीं हटा पाओगे तो ये इसी तरीके से डिजिटल विजिलेंटिज्म चलता रहेगा। ये डिजिटल विजिलेंटिज्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोग कहाँ पर जाएंगे फिर जब उनके पास में रास्ता नहीं दिखता, तो वो उठाकर उस प्रॉब्लम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा ये जो टर्म है यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने काऊ विजिलेंटिज्म के बारे में सुना होगा, ठीक है, कि हाँ जो गौ रक्षक है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने गलती की है, ठीक है, ये ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं काऊ की, तो उनको पकड़ते हैं,
कई बार यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, मारते हैं, पीटते हैं, मार दिया जाता है जान से उस इंसान को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव उन्हें लग रहा है ये गलत कर रहा है। अगर अगर ये केस कोर्ट में जाएगा, खिंचता रहेगा, केस चलते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ चलती रहेंगी, इसलिए हाथों हाथ यहाँ पर जस्टिस हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर थिंकिंग लेवल चल रहा होता है। वही चीज़ डिजिटल विजिलेंटिज्म के साथ में है कि भाई कोई अगर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में जो एग्जांपल है वो है एयरलाइंस का। ठीक है, किसी एयरलाइन में किसी व्यक्ति के ऊपर में कि भाई एलिगेशन लगा दिया गया कि भाई ये मिसकंडक्ट कर रहा है, सही से रुक नहीं रहा है, उसकी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है तब एयरलाइंस एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भाई कोई प्रॉब्लम, कोई मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है और जब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति उसको डाल देता है और वो वायरल हो जाता है, अब हर घरों में वो न्यूज़ पहुँच रही है, तब तो उसके ऊपर बाद में एक्शन लिया जा रहा है। उससे पहले वो मुद्दा कितनी बार यहाँ पर उठ चुका है लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। जब बवाल मचने लगा तब एक्शन लिया गया। तो राइटर यही कह रही हैं कि ये डिजिटल विजिलेंटिज्म यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना और जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है उस चीज़ को हाईलाइट करके पूरे देश को दिखाना, उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देना। अब होता यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस मैटर को ऑब्जर्व किया और बोला कि भाई आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, ट्रेन्स में, एयरप्लेन्स में, बैंक्स में, सभी जगह पर ज़्यादातर चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं कि भाई जो व्यक्ति गलत कर रहा है पीछे से कोई वीडियो बनाता है इंसान और यहाँ पर उसको अपलोड कर देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर क्वेश्चन उठता है सिविक सेंस का। अब दिल्ली हाई कोर्ट इसको ऑब्जर्व करता है कि भाई ये सोशल मीडिया पोस्ट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ये फ्री स्पीच के बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, ये पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं एक इंसान को। और यहां पे कोर्ट ने कंसर्न उठाया, ये है डिजिटल विजिलेंटिज्म। एक इंसान के बारे में सब कुछ, यहां पर एक पब्लिक शेमिंग भी हो सकती है उस एक्यूज जिसके ऊपर में कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लग रहे हैं, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाता है। लेकिन राइटर यहां पर यह कहती हैं तो करे क्या वो व्यक्ति, है ना। अगर वो कोर्ट जाता है तो उसको टाइम लग जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। और इसका एक सोल्यूशन भी उन्होंने दिया है, वो सोल्यूशन आगे मैं शेयर करूंगा। आर्टिकल काफ़ी लंबा चौड़ा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। अच्छा, इस आर्टिकल में एक चीज़ और हाईलाइट की गई है। इस आर्टिकल में ये भी हाईलाइट किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रेपुटेशनल हार्म। देखो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं देखोगे आप किसी सार पे वैसे आपको नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो केवल एक पक्ष को सुन लिया जाए कि भाई वो तो मतलब दो व्यक्ति आपस में भिड़े हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि दोनों की ही गलती है। ठीक है, अब यहां पर एक पक्ष की सुनवाई कर लो, दूसरे पक्ष की सुनवाई मत करो, तो वो गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यही हो रहा है, किसी को ट्रिगर किया जा रहा है, अब वो ट्रिगर हुआ, उसके बाद उसने एक्शन लिया, उसका वीडियो बना के डाल दिया कि भाई ये है, वो नहीं दिखाया गया कि पहले क्या हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लग रहा है, जिसको हम लगातार गालियां बक रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है यहां पर वो एक्यूज हो ही ना। अब एक्यूज नहीं है, उसका रेपुटेशन हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जस्टिस टूल की तरह पिछले कुछ समय पे उभरता हुआ नजर आया है। जिसको न्याय नहीं मिल रहा वो यहां पर सीधा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देता है कि भाई न्याय नहीं मिलेगा, कम से कम लोगों को तो पता चलेगा, दुनिया को तो पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि ये दिखाता क्या है। दिखाता यह है कि भाई जस्टिस सिस्टम पे लोगों का फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। लोगों को लग रहा है कि वो इंतजार करेंगे, बहुत समय लग जाएगा उन्हें, इसलिए वो उठा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसके साथ में कुछ अपराध हुआ है, वो इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है इनजस्टिस और डिलेड लीगल रेमेडीज के गैप को भरने के लिए। कि भाई वो कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर कोर्ट जाऊंगा तो मुझे समय बहुत लग जाएगा, तो इससे अच्छा दुनिया भर को तो पता चले कि हाँ ये क्या जो गलत चीज़ें हैं वो मेरे साथ में हुई हैं, तो वो इस पर्टिकुलर अप्रोच को अपना लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे पास में ही बहुत सारे सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग कि सोशल मीडिया पोस्ट पिछले कुछ समय पर राइज हो चुकी हैं। कारण यह है जस्टिस डिलीवरी में डिले होना, जस्टिस देने में टाइम लगता है। लीगल सिस्टम हमारा बहुत स्लो है, कॉम्प्लेक्स है, करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये आपने सुना ही है। तो इसी दौरान जो विक्टिम है उस पर ब्लेम होता है, बहुत सारे और भी प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर वो गुजरता है, और जितने प्रोसीजर गुजर रहे हैं, कोर्ट के आने जाने चक्कर, लगातार पूछताछ, उससे ट्रॉमेटिक, और वो इंसान यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि होगा क्या आगे जाकर। समझ रहे हैं? फिर तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ इफेक्टिव रेड्रेस मैकेनिज्म्स, कि भाई आज ये जो सिस्टम है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। तो ये जो विक्टिम है, विक्टिम को एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही मिलता है। वो ये कह रहा है कि भाई देखो हमारे पास जो बड़ी जगह है जिसमें एक पब्लिक एक्सपोजर मिलेगा, लोगों को पता चलेगा,
लोगों के हिसाब से हमको न्याय मिलना शुरू होगा, वो होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वो इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ आजकल ये जो केसेस है लगातार एक्सपैंड होते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम्स की, कि ये चीज़ ऐसा भी नहीं है बहुत सही है, कहोगे हाँ बढ़िया चीज़ है, लोगों को पता चलता है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया में भी जो चीज़ें डल रही हैं आधी से ज़्यादा फेक हैं। किसी के ऊपर में इल्ज़ाम लगा देना कि भाई ये गलत है, तो अनवेरीफाइड एलिगेशन। वो साउथ का क्या केस हुआ था, शायद एक व्यक्ति का केस हुआ था, एक लेडी ने जो यहाँ पर वीडियो डाला था, बाद में उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, उनकी जब इमेज ज़्यादा खराब हुई तो। अनवेरीफाइड एलिगेशंस, तो अनवेरीफाइड एलिगेशन जो है दोस्तों यहाँ पर ये भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो बिना फैक्ट चेक मैकेनिज्म के कुछ भी चीज़ अपलोड कर देना ये भी गलत है। इससे गलत इल्ज़ाम में भी एक इंसान बहुत ही ज़्यादा एकदम एज अ मुजरिम के तौर पर वो दिखाया जा सकता है सोसाइटी के अंदर में। उसके अलावा जो विक्टिम्स हैं या एक्यूज्ड है, जिसके साथ में कुछ हुआ है, जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन दोनों की रेपुटेशनल डैमेज होती है, हैरेसमेंट हो रहा है, जिसको बोलते हैं डॉक्सिंग। ये समस्या फिर पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट बन जाती है। पब्लिक यहाँ पर देख रही होती है अगला अपडेट क्या आएगा, इसका कोई सोल्यूशन निकल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सोल्यूशन अगर चाहिए तो जाओगे कहाँ पर, अगेन कोर्ट्स के अंदर ही, उसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। तो डिजिटल विजिलेंटिज्म यहाँ पर जो ये ग्रो हुआ है, ये बेसिक तौर पे आप देखोगे तो लोगों को अवेयर करने के लिए देखने को मिला, लेकिन ये एक मिसलीडिंग टर्म भी है। विजिलेंटिज्म में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो सोशल मीडिया एक्सप्रेशन ये जो हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे लीगल सिस्टम में, जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अपलोड कर देते हैं। विक्टिम्स यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा क्यों रहा है, पहले ये बताओ। जब उसको कहीं से मदद नहीं मिल पा रही, अब उसको लग रहा है मुझे जस्टिस मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए यहां पर वो कहां पे चला गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इस चीज को हमने डिजिटल विजिलेंटिज्म का नाम दे दिया। समझ रहे हैं? तो ये जो टर्म है, इस टर्म के दोनों ही तरीके से जो सिचुएशन है वो हम देख सकते हैं। रियल इशू को आपने मापना होगा। रियल इशू देश में है फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई प्रॉब्लम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है कि भाई मुझे न्याय चाहिए इस तरीके से, तो वो दिखाता है कि भाई संस्था का यहां पर एक फेलियर है। सोशल मीडिया यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है, एक आखिरी टूल बन जाता है, प्राइमरी टूल नहीं है। सबसे पहले वो ये काम नहीं करता कि हाँ भाई मेरी प्रॉब्लम है, लो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस्टिस पाने के लिए ये डाल रहा हूँ, नहीं। पहले वो ट्राई करता है, उसका लास्ट ऑप्शन होता है कि भाई अब कुछ नहीं है, अब मुझे वीडियो बना के डालना ही होगा। तो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी। अगर कोई यहाँ पर एक कंप्लेंट को लेकर जा रहा है तो उस कंप्लेंट को कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करो। जब वो वायरल हो जाता है तब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब आप ट्वीट कर रहे होते हैं, ठीक है यहाँ पर आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम है ये। तो इंस्टीट्यूशन अगर वो काम पहले ही कर लेगा तो वो प्रॉब्लम इस तरीके से वायरल होनी ही नहीं थी। और जब भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ें अपलोडेड हैं, उनको जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो वहाँ पर बैलेंस अप्रोच होने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बात तो विक्टिम जो है उसको प्रोटेक्ट करना फेयरनेस के साथ में, और एक्यूज जो व्यक्ति जिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको भी यहाँ पर एक फेयरनेस इंश्योर करना। उसके साथ में भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तू मुजरिम ही है, अभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, सीधा सीधा यहाँ पर एलिगेशन के हिसाब से ही काम कर लिया गया, नहीं। ये फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ चला जाएगा। तो इसमें एक्यूज्ड हो चाहे यहाँ पर विक्टिम हो, अगर कह सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर मैटर है, तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसको भी यहाँ पर एक फेयरनेस के थ्रू गुजारने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? उसको जो भी नीड्स है वो प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, वो उसको अपनी बात रखने का टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पर हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन का, कि दूसरे व्यक्ति की यहाँ पर ऐसा ना हो कि बेफिजूल में उसकी रेपुटेशन खराब हो रही हो, तो और एक व्यक्ति यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सही तरीके से एक बैलेंस न्यूट्रल अप्रोच रखने की आवश्यकता है। अब कभी भी आपको रिवाइज करना है तो आप बहुत इजीली यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो टर्म है डिजिटल विजिलेंटिज्म, ये ज़रूर से पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि बताओ डिजिटल विजिलेंटिज्म ये बेसिक तौर पे एक सिम्टम है, एक लक्षण है इंस्टीट्यूशनल फेलियर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं कहूँगा पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, लेकिन ये वाला मेंस का क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट करना, कि डिजिटल विजिलेंटिज्म एक लक्षण की तरह दिखाई देता है ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फेलियर, कि आज हमारी संस्थान फेल हो रही है इसलिए लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। तो डिजिटल विजिलेंटिज्म एक सिम्टम है इंस्टीट्यूशनल फेलियर का, रादर देन अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपने डिस्कस करना है कि जो भाई आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उसमें डिजिटल विजिलेंटिज्म का एग्जैक्ट क्या रोल है, तो इसको ज़रूर से मेंशन कीजिए। एक शानदार सा आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल विजिलेंटिज्म का ये कैसे एमर्ज हुआ,
जहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ यहाँ पे एक्सपोज कर रही हैं, जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है स्पेशली यहाँ पर उनको एक्सपोज किया जा रहा है। फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है कि भाई डिजिटल विजिलेंटिज्म जो बढ़ रहा है इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं, मेन कंसर्न्स क्या हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर डील करेंगे। और एट द लास्ट यहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। आराम से वीडियो पॉज कर करके आप ये पढ़िएगा आंसर्स, और उसके बाद में अपना आंसर शानदार सा लिखिएगा, और लिखने के बाद में इस आंसर को आप लोग सबमिट कर सकते हैं वही दीपा यादव एजुकेशन मेंस वाले ग्रुप में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आज का बहुत ही शानदार, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत श्रीलंका के मैरीटाइम कॉपरेशन के बारे में। एक एक्सरसाइज है जिसको नाम दिया गया है इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स एक्सरसाइज, डाइवेक्स 2026। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पढ़िएगा अच्छे से क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाल ही में आईएनएस निरीक्षक चर्चाओं में था, तो इसमें आईएनएस निरीक्षक की चर्चा की गई है, डाइवेक्स 2026 की चर्चा की गई है, भीष्म की चर्चा की गई है। भीष्म क्यूब क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग। ठीक है, ये एक तरीके से पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो भारत ने बनाया है। तो अभी हमने हाल ही में श्रीलंका को ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स दिए हैं ताकि श्रीलंका की मदद हो सके, कहीं पर भी मतलब उनके आर्मी फोर्सेस को किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो हॉस्पिटल की सारी इक्विपमेंट्स वो अपने फोर्सेस की ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकें। नाउ अभी यहाँ पर इस आर्टिकल के ही मैंने सारे बेसिक नोट बनाए हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा क्योंकि इस पीडीएफ में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस अभ्यास का मेन ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू यह है कि भाई भारत श्रीलंका ने मिलकर हाल ही में चौथा एडिशन जो है इस अभ्यास का, इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026, इस अभ्यास का चौथा एडिशन कंप्लीट कर लिया है कोलंबो के अंदर में, जो आने वाले समय पर इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के रिलेशंस को बहुत मजबूत करेगा। भविष्य में मान लो कभी इंडियन ओशन में कोई ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़े तो इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी साथ में आकर मिलकर उस ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। यह है हमारा असली मेन पर्पस। अब क्वेश्चन आता है पार्टिसिपेशन का। तो देखो, सबसे पहली चीज जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने अभी इस डाइवेक्स अभ्यास के अंतर्गत आईएनएस निरीक्षक नाम का जो अपना एक वेसल है, एक जहाज है, उसको अभी डिप्लॉय किया था, तैनात किया था श्रीलंका में, और श्रीलंका ने भव्य स्वागत किया है हमारे आईएनएस निरीक्षक का। तो एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन बनेगा, भाई ये आईएनएस निरीक्षक चर्चाओं में था हाल ही में, ये क्या है? तो दोस्तों ये एक डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। ठीक है, यानी कि सबमरीन या अंडर वाटर ऑपरेशन चलाना है, समुद्र के नीचे यहाँ पर सबमरीन के साथ में कोई हादसा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, तो उस समय पर यह आईएनएस निरीक्षक काम करता है। तो डाइविंग सपोर्ट सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, इतना याद रखिएगा। तो अभी श्रीलंका के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने श्रीलंका की नेवी के साथ मिलकर अभ्यास किया है। हमारा आईएनएस निरीक्षक यहीं पर पहुंचा हुआ था। अब क्वेश्चन है आईएनएस निरीक्षक के मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन पर्पस है अंडर वाटर ऑपरेशंस पे काम करना, डीप सी डाइविंग स्किल्स को मेंटेन करना कि भारत श्रीलंका को कभी भी अगर अंडर वाटर ऑपरेशन चलाना हो तो हम दोनों की नेवी मिलकर कैसे काम कर सकती है, समझे? तो इससे दोनों के रिलेशंस या डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत हो रहे हैं। बाकी दोस्तों जो एक्स्ट्रा काम किया गया यहाँ पर वो क्या है? इंडिया ने 2 भीष्म क्यूब्स प्रोवाइड करवाए हैं श्रीलंका को। ठीक है, 2 भीष्म क्यूब्स प्रोवाइड करवाए हैं, और ये भीष्म क्यूब क्या है? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट्स हैं जिसको इधर से उधर यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है, ऐसे हॉस्पिटल यूनिट्स हैं। और ये आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव के थ्रू अपना, हमारा फ्रेंडली कंट्री है श्रीलंका, तो हमने उसी फ्रेंडली जोन को देखते हुए ये 2 भीष्म क्यूब श्रीलंका को दिए हैं। बाकी श्रीलंका के साथ में जो हमारा पार्टिसिपेशन है या डिफेंस रिलेशंस है वो महासागर विजन के अंतर्गत अलाइन होता है, ये भी पता होना चाहिए। महासागर का जो फुल फॉर्म है वो है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। हम बात कर रहे हैं इस इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली यहाँ पर उनके साथ में हमारा एक रिलेशन रहना, उस रीजन में सभी कंट्रीज एक साथ यहाँ पर ग्रो करती रहें, उस पर हमारा मेन पर्पज रहना। इंडियन ओशन रीजन में हम लोग शांति को बना सकें, ये हमारा मेन पर्पज है। तो हमने श्रीलंका को इस वाले विजन के अंडर में अपने साथ रख रखा है। 2 भीष्म क्यूब्स यहाँ पे रिसेंटली गिफ्ट दिए हैं। उसके अलावा आईएनएस निरीक्षक, एक डाइविंग सपोर्ट सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, ये याद रखिएगा। और ये अभ्यास कौन सा था? डाइवेक्स एक्सरसाइज है, डाइवेक्स 2026, जो बेसिक तौर पर भारत और श्रीलंका की नेवी स्पेशली यहाँ पर क्या करती हैं? डाइविंग में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, डाइविंग स्किल्स को यहाँ पर गेन कर रही होती हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बताओ डाइवेक्स एक्सरसाइज किस प्रकार का अभ्यास है? तो ये डाइविंग एक्सरसाइज है, डाइविंग एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडियन नेवी इंडिया और श्रीलंका की नेवी मिलकर क्या कर रही हैं? अपने ओशन ऑपरेशंस को, अंडर वाटर ऑपरेशंस को यहाँ पर वो अंजाम दे दिए। ठीक, अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है टू रिकॉग्नाइज E100 एज अ अप्रूव्ड फ्यूल। ये आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी आप लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हम इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे, चर्चा हो रही है।
अब हम लोग मिला भी रहे हैं, तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल ऑलरेडी हम लोग ब्लेंड करना शुरू कर चुके हैं। और ये आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि पेट्रोल के ऊपर में या क्रूड ऑयल के ऊपर में, कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता भारत की बहुत ज़्यादा है। भारत 88% जो कच्चा तेल है वो अलग अलग कंट्री से परचेज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, पेट्रोल की इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो, हम खुद से पेट्रोल में कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर रहे हो। तो 20% आज हम इथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल में, जिससे पेट्रोल हमें ज़्यादा नहीं खरीदना पड़ता, तो बहुत सारा पैसा हमारा बच जाता है, इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर इसी E100 को अप्रूव किया है, प्रपोज किया है कि भाई ये देखो E100 एक अप्रूव्ड फ्यूल है। अप्रूवल सारा का सारा दिया जाएगा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के थ्रू। अभी मैं समझाऊंगा कैसे ये सारा काम होगा। यानी अब तो हमारा टारगेट बहुत ऊपर जा रहा है। अभी तक हमने डिसाइड किया था 20% इथेनॉल मिलाएंगे, पेट्रोल में मिला दिया। फिर हमने डिसाइड किया 85% E85 भी चर्चाओं में, 85% इथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में, केवल 15% पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, तो कच्चा तेल बहुत ही कम खरीदना पड़ेगा भारत को। तो भाई ये एक टारगेट था। अब टारगेट एक एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ना पेट्रोल खरीदेंगे ही नहीं, हम इस तरफ जाएंगे, ऐसे रास्ते को अपनाएंगे बहुत जल्दी जहां पर 100% इथेनॉल के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। E100 इसमें 100% इथेनॉल है, इसमें कोई ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम खत्म, इसमें पेट्रोल ब्लेंड नहीं कर रहे हैं। 100% इथेनॉल को अप्रूव करने की बात हो रही है। और अप्रूव करने की बात क्या हो रही है, एग्जैक्टली अप्रूव कर दिया गया है। ये आपके सामने आर्टिकल यही तो है। इस प्रपोजल को देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने प्रपोज ये किया है कि वो E100 को 100% इथेनॉल को एज एन अप्रूव्ड ऑटोमोटिव फ्यूल के तौर पे चाहते हैं कि भाई हम लोग एक पहचान देंगे, E100 एक 100% इथेनॉल होगा। भारत में जो गाड़ियां चलेंगी वो केवल इथेनॉल पे चलेंगी, पेट्रोल डीजल पे नहीं चलेंगी। और ये शिफ्ट बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अभी तक हम E20 की बात कर रहे थे, E85 की बात कर रहे थे, अब प्योर इथेनॉल के यूजेज के बारे में डिस्कशन होना शुरू हो चुका है। अब क्वेश्चन यह है कि ये अप्रूवल लेने के लिए हमें कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे, कौन कौन से कानून के अंडर से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमारे पास में एक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, ये याद रखिएगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल नंबर 115, सब रूल 18, रूल 115, सब रूल 118, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का ये जो पर्टिकुलर है, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, बदलाव करा जाएगा। अब ये जो नियम में जब ये बदलाव होगा दोस्तों, तो इसके माध्यम से, क्योंकि अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो एक फॉर्मल अप्रूवल मिल जाएगा, कानून के नज़रिए में एक अप्रूवल मिल जाएगा। भारत में E100 फ्यूल के ऊपर में काम करना शुरू किया जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कि हम अपनी गाड़ियों में सीधा इथेनॉल से गाड़ियाँ चलाएंगे। तो जितने भी व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 85% तक इथेनॉल अप्रूवल कर दिया गया था, अब उनको E100 पर सर्टिफाई किया जाएगा कि भाई अब 85% नहीं, अब 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलाएंगे। तो एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल यहाँ पर माना गया है कि भाई इससे जो प्रदूषण है नहीं होगा, तेल भारत को परचेज नहीं करना पड़ेगा। इथेनॉल जो बन रहा है अपने देश में ही एग्रीकल्चरल वेस्ट से बन रहा है, शुगर केन गन्ने से बन रहा है, तो उसी का ही एक्सट्रीम लेवल पर हम यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, E100 एडॉप्शन के बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे कि भाई सबसे पहले पेट्रोल डीजल पे निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारा करोड़ों रुपयों के हिसाब से यहाँ पर भारत बचा पाएगा पैसा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, आपको अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या नई गाड़ियां लेकर आनी पड़ेंगी, ऐसी गाड़ियां जो बेसिक तौर पे इथेनॉल को सपोर्ट करें, इथेनॉल पे चलें, नॉट पेट्रोल और डीजल पर चलें। तो इसमें कॉस्ट बहुत आने वाली है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और ये महंगा एक इनिशिएटिव रहेगा, तो कंज्यूमर्स को भी महंगा परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। फिर दूसरी समस्या है फूड सिक्योरिटी को लेकर, लैंड यूज़ को लेकर, कि भाई गन्ना वगैरह जो है अब सब इथेनॉल में लगा दिया जाएगा। तो गन्ने से बनती है चीनी, या दूसरा और भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, मक्का वगैरह हो गया, मेज़ वगैरह हो गया, उससे भी इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल को सब हम लोग ये सब जो फूड है इथेनॉल में लगा देंगे, तो इससे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। कारण केवल और केवल इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने ये सारा का सारा फूड आइटम इथेनॉल को बनाने में लगा दिया है, तो इससे फूड सिक्योरिटी में इशू आएगा। ये क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो तो हो रही होगी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी, तो इससे ढेर सारी जो ऑलरेडी समस्या है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। इस E100 इथेनॉल के बारे में पता होना चाहिए। 100% इथेनॉल फ्यूल है, प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने, और अगर इसको फॉर्मली अप्रूव करना है तो हमें सबसे पहले सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में बदलाव करना होगा, रूल नंबर 115 में। ठीक है, और याद रखिएगा ये कोई ब्लेंडिंग नहीं है, ये 100% इथेनॉल फ्यूल है, इसमें कोई पेट्रोल वगैरह ब्लेंड हम नहीं कर रहे। तो चलिए, आप जो भी डिस्कशन किया है उसको हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा MCQ टेस्ट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट इस टेस्ट को दोस्तों अटेम्प्ट करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जितने भी आंसर्स हैं उनको नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने लिखना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू इंडिया कजाकिस्तान यूरेनियम डील। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो यूरेनियम डील है, इसके रेफरेंस में आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, इसमें हम एनरिच यूरेनियम फ्यूल रॉड्स को डायरेक्टली सप्लाई करेंगे भारत को, यानी कजाकिस्तान ये भारत को एनरिच यूरेनियम देगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो यूरेनियम है इसको सप्लाई किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल यूरेनियम कंसंट्रेट, यानी नेचुरल यूरेनियम के फॉर्म में कजाकिस्तान हमको यूरेनियम बेचेगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इस डील का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये जो डील है ये कंट्रीब्यूट करेगा भारत का जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज के ऊपर में, वो हमारा कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा। इंडिया की निर्भरता फॉसिल फ्यूल के ऊपर में कम हो जाएगी, यूरेनियम के ऊपर में हम लोग यूरेनियम का यूज़ ज़्यादा कर रहे होंगे। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चौथा स्टेटमेंट यहां पर कहता है ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी ये जब अग्रीमेंट अप्लाई होगा तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है अपने हिसाब से, यहां पर इसके स्टेटमेंट दीजिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 1, 3 and 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। चलो आज एक काम करते हैं, अब जैसे एक क्वेश्चन हो गया ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर डाल दो। अभी लास्ट में जब ये सारे क्वेश्चन दे दूंगा उसके बाद मैं आपको आंसर शेयर करूंगा, तब अपना स्कोर लिखना कितने आपने सही किए कितने गलत करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी, V2V टेक्नोलॉजी का प्राइमरी मेन पर्पस क्या है ये बताएं। क्या ये फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा व्हीकल्स के लिए, या फिर व्हीकल्स के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने वाला है, या जो ह्यूमन ड्राइवर्स है ये रिप्लेस कर देगा विद ऑटोमेशन मेथड्स, या फिर ये टोल कलेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो V2V टेक्नोलॉजी है क्या, जरा बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है, द एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स। इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स ये जो अभ्यास है किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताना है। क्या ये एक एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, क्या ये साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज, क्या ये जॉइंट मिलिट्री लैंड एक्सरसाइज है, या फिर ये जॉइंट नेवल डाइविंग एंड अंडर वाटर ऑपरेशन एक्सरसाइज है। तो बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू E100 फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट करो जरा, देखते हैं किसको कितने अच्छे से यहाँ पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। तो E100 जो फ्यूल है इसके रेफरेंस में और हाल ही में जो पॉलिसी डेवलप की गई है उसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा सही है। पहला, जो E100 फ्यूल है ये रेफर करता है पेट्रोल ब्लेंडेड विद 100% इथेनॉल, यानी E100 का मतलब है कि पेट्रोल को 100% इथेनॉल के साथ में हम मिक्स करने वाले हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो भी व्हीकल हैं जो E100 का इस्तेमाल करेंगे उनको होमोलोगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक रोड्स में आने से पहले। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो ये प्रपोजल है E100 फ्यूल को अप्रूव करने का, अगर ये प्रपोजल को वाकई में लागू करना है तो इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल नियमों के अंदर बदलाव करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 2 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बताएं इसका सही उत्तर कौन सा है। चलिए अब फटाफट यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फटाफट यहाँ पर जल्दी से रिवाइज कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो भाई खुद से यहाँ पर इन आंसर्स को आप लोग लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में, लिख दिया है ना। चलो अब रेडी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2, 3 and 4 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। इस यूरेनियम डील में एनरिच यूरेनियम फ्यूल रॉड्स नहीं भेजेगा, नेचुरल यूरेनियम हमको देगा, जिससे बिल्कुल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही हमारा यूरेनियम इंडस्ट्री को देखता है। तो बाकी स्टेटमेंट सही हैं। फिर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, भाई कम्युनिकेशन देखो मैंने बोल ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है कि भाई ये 2 व्हीकल्स के बीच में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया श्रीलंका के डाइवेक्स एक्सरसाइज के बारे में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये जॉइंट नेवल डाइविंग है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो डाइवेक्स एक्सरसाइज का यही मेन पर्पस है, डाइवेक्स डाइविंग से रिलेटेड है, ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये था E100 फ्यूल को लेकर बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि E100 फ्यूल का मतलब है कि पेट्रोल को 100% इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। हम पेट्रोल को कोई भी ब्लेंड नहीं करने वाले, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर E100 मतलब 100% इथेनॉल का यूज़ होगा, तो पेट्रोल वगैरह ब्लेंड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, व्हीकल जो है E100 इनको पहले प्रपोजल की ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक रोड से पहले, सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि E100 फ्यूल जब आप अप्रूव करोगे तो इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर रूल नंबर 115 में बदलाव करने की ज़रूरत है। सेकंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, सही तरीके से बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह के पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ फर्स्ट आर्टिकल के बाद में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सेशन में।
आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।